प्राइम फैक्टर्स हो गया, हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आज देखने वाले हैं जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने चाहिए, नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम्स पे किस तरह से लॉजिक लगाना चाहिए, कैसे मैथमेटिक्स को ही थोड़ा चेंज कर कर हम नंबर थ्योरी में हमारा कोड लिखते हैं। और मेन चीज ये से तुमको यही फायदा है कि प्लेसमेंट में तुम्हें बहुत हेल्प होगा। अगर आज तुमने नंबर थ्योरी का पूरा समझ लिया और अगले कुछ दिन तुमने अगर उस पर प्रैक्टिस कर दिया, कुछ क्वेश्चंस तुमने अगर प्रैक्टिस किया, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा नंबर थ्योरी का जो है वो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारा थोड़ा बेसिक लॉजिक जो है वो भी डेवलप हो जाएगा। और हम जैसे स्ट्रक्चर्ड वे में जा रहे हैं, जैसे हमने पिछले सेशन में एनालिसिस लिया, आज के सेशन में हम नंबर थ्योरी लेने वाले हैं, आगे वाले सेशन में हम स्ट्रक्चर्ड वे में जा रहे हैं, उसके कारण तुम्हारा प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप होगा और आगे वाले सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है वो भी आने वाले, तो उससे तुम्हारा डीएसए भी स्ट्रांग होते जाएगा और तुम फुल्ली प्लेसमेंट रेडी हो गए, फुल्ली प्लेसमेंट रेडी हो। और थर्ड ईयर है तो तुम्हारा भी प्लेसमेंट आने ही वाला है, और अगर सेकंड ईयर है तो तुम्हें बहुत सारा टाइम है, तुम और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते, तुम एक अच्छे खासे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी प्लेस हो सकते हो। सो आज का टॉपिक है हमारा नंबर थ्योरी। तो इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करने के लिए और इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं हमारी एग्जीक्यूटिव धनश्री को बुलाना चाहता हूँ। वो आपको अच्छी तरह से बताएगी कि नंबर थ्योरी होता क्या है और इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स को कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए, कैसे हमें कोड करना चाहिए, कैसे हमको मैथ्स यूज करके हमें हमारा नंबर थ्योरी की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं धनश्री को बुलाना चाहता हूँ ताकि वो आप सभी को उस नंबर थ्योरी के ऊपर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हेल्प करे। सो धनश्री प्लीज कंटिन्यू। धनश्री तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करने ही वाली है, बट जैसे कि हम सबको पता है कि धनश्री थोड़े से टफ प्रॉब्लम सॉल्व करती है, क्योंकि वो नंबर थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट में बहुत वेल वर्स्ड है। तो धनश्री से पहले मैं आप लोगों को कुछ हेल्प करना चाहूंगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके, कुछ बेसिक बेस बिल्ड करके नंबर थ्योरी का। सो नंबर थ्योरी, जैसे कि संतोष ने बहुत अच्छे तरह से बताया कि नंबर थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने प्लेसमेंट्स पर्सपेक्टिव से या फिर कोई भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से नंबर थ्योरी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो लेट्स सी नंबर थ्योरी में हम पहले क्या चीज देखने वाले हैं। ओके, ज्यादा थ्योरी नहीं होगा, मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा और अप्रोच फाइंडिंग होगा कि कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर या फिर नार्सिसिस्ट नंबर, ये मेरा पहला प्रॉब्लम है। ओके, अभी एमस्ट्रॉन्ग नंबर या फिर नार्सिसिस्ट नंबर ये बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है। और एमस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, और अपने प्लेसमेंट्स में या फिर इस इंटरव्यूज में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अपने को पता नहीं होता, जो होता बहुत सिंपल है। तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है? एमस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर है जिसके डिजिट्स को अगर हर एक डिजिट को अगर क्यूब किया और उन सब डिजिट्स के क्यूब का एडिशन किया तो वो नंबर इटसेल्फ हो जाता है। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सबको यहाँ पे दिख रहा है 407। ओके, अभी 407 एमस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं ये कैसे चेक करें? तो सबसे पहले आता है उसके डिजिट्स 4, 0 और 7, उनका क्यूब, 4 का क्यूब 64, 0 0 और 7 का क्यूब 343, और इनका जब एडिशन होता है तो वो नंबर 407 ही होता है। इन शॉर्ट वो एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर है। और एक एग्जांपल देखने जाए तो 111। ओके, अभी 1 क्यूब और 1 क्यूब तीनों का एडिशन 1113 आता है, और 3 इज नॉट इक्वल टू 111, सो ये एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ओके, तो हमने ये देखा कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है और क्या एमस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता। पर इसको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, एक कोड के फॉर्म में प्रेजेंट करना जाए, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे उसे, कैसे हम उसको देखेंगे, तो वो अभी हम देखेंगे कि उसको कैसे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। प्रॉब्लम को सिंपल वे से देखना है कि अपने को क्या करना है, अपने को तीनों डिजिट को सेपरेट करना है, तीनों या जितने भी डिजिट्स होंगे नंबर में उसको सेपरेट करना है, उनको क्यूब करना है और ऐड करना है। ओके, सो सबसे पहले ये मेरा पूरा फंक्शन है इज नार्सिसिस्टिक। ओके, या फिर इज एमस्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं उसको। तो ये जो पूरा फंक्शन है इसको हम पहले इग्नोर करेंगे, मतलब अपने को एक इंटीजर n दिया गया है जो कि वो नंबर होगा, उसके अंदर क्या होगा वो मेन चीज है। अभी इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, रैम, सम और टेम्प।
इनको भी अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं हम। जैसे जैसे कोड देखेंगे वैसे अपने को समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने उन्हें डिक्लेयर किया है वहां पे। फिर आता है ये वाइल लूप। अब ये वाइल लूप क्या कहता है, वाइल एन, मतलब जब तक एन की वैल्यू ट्रू है, ओके, जब तक एन की वैल्यू जो अपना नंबर है 407 वो जब तक ट्रू है तब तक ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा। अभी अपनी एन की वैल्यू है 407, ओके, वाइल लूप एंटर किया, फिर उसने रिमाइंडर, रेम मतलब रिमाइंडर, उसने रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मॉड 10 किया। अभी मॉड 10 और डिवाइड बाय 10 में फर्क मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार पटक के बता देता हूँ। मॉड 10 रिमाइंडर देता है डिवीजन के बाद, और डिवाइड बाय 10 जो आंसर आता है वो देता है। सो ये हमने सबसे पहले मॉड 10 किया, तो अभी n मतलब 407 मॉड 10 किया। अगर 407 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 10 40 जा 400, बचता क्या है 7। तो ये अपने को एक डिजिट मिल गया है जो 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस, यूनिट्स प्लेस, 100th प्लेस। तो वो अपने को एक डिजिट मिल गया है जो 10th प्लेस पे है। मतलब इन शॉर्ट अपने एक काम हो गया कि अपने एक डिजिट को बाजू में निकाल लिया। अभी उस डिजिट को बाजू में निकाल के अपन ने रैम में स्टोर किया है। अभी उसको अपने को क्यूब करना है, तो यहाँ पे मैंने रैम का क्यूब किया है, रैम इंटू रैम इंटू रैम, और फिर उसको सम में ऐड किया है। सम मेरा क्या है, मेरा ओवरऑल सम है जो मुझे चाहिए चेक करने के लिए कि वो नंबर से इक्वल होता है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने पहले सम को 0 से इनिशियलाइज किया था, और अभी सम में हम ऐड कर रहे हैं। अभी 7 को ऐड तो कर दिया, बट ओरिजिनल नंबर में से 7 निकलने के बाद अपने को नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए, 0, राइट, 0 निकालना है अपने को। तो 0 निकालने के लिए पहले नंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा, जो 407 था उसको 40 बनाना पड़ेगा। तो अभी उसको कैसे बनाते हैं, तो n डिवाइड बाय 10 जब हम करते हैं, 407 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आता है 40, जो कि है वो नंबर, एक 10th प्लेस निकलने के बाद जो बचता है वो नंबर। सो n में अपनी वैल्यू अभी अपडेट हो गई है, पहले 407 था अभी 40 हो गई है। फिर से वाइल लूप लगा, अभी 0 निकला इसमें से, 407 में से 0 का क्यूब किया और उसको ऐड किया सेकेंड लाइन में, फिर से उस नंबर को रिड्यूस किया, अभी अपने पास है 4। सेम प्रोसीजर 4 के लिए, 4 को निकाल के यहाँ लेके आए, 4 को क्यूब किया, 4 को ऐड किया, बचा 4 को डिवाइड बाय 10 करने के बाद बचता है 0, रिमाइंडर 4 बचता है जो कि हमने यहाँ पे लिया है, बट आंसर आता है 0। तो हमने उस 0 आने की वजह से n की वैल्यू हो गई है अभी 0। अभी जब वाइल लूप में जाएगा तो वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और क्योंकि वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और वाइल लूप टर्मिनेट होते होते अपने पास क्या आ गया, अपने पास जो अपने को चाहिए था क्यूब, वो क्यूब का डिजिट्स का एडिशन, तो वो आ गया है। तो अभी हम बस टेम्प क्या है, मैंने एक टेम्पररी नंबर लिया था, क्योंकि अपनी n की वैल्यू अपडेट हो रही है तो मुझे ओरिजिनल n की वैल्यू चाहिए होगी कंपेयर करने के लिए, तो उसको मैंने टेम्प में स्टोर किया था। सो सिंपल, टेम्प इज इक्वल टू सम, अगर ये ट्रू हुआ तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं हुआ तो 0 रिटर्न करेगा। ये हमने नार्सिसिस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया है। ये जो नंबर्स सेपरेट करने वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत वाइडली यूज होता है नंबर थ्योरी में, और इस पर फोकस करने वाली चीज है, क्योंकि ये आने वाले बहुत प्रॉब्लम्स में आपको काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट नंबर अलग करने वाला। ओके, अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक सम, मोस्ट ऑफ लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। किसी को कुछ डाउट है क्या वो सम में? कोई भी सिली से सिली डाउट हो पूछ सकते हो। आई गेस किसी को कुछ डाउट नहीं आया, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाइंग स्मिथ नंबर। देखो नंबर थ्योरी में देखो कैसे अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे शायद, नार्सिसिस्ट नंबर, स्मिथ नंबर। ये टर्म्स अगर अपने को पता ही नहीं है तो हम प्लेसमेंट के टाइम पे या फिर इंटरव्यू के टाइम पे उनको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो अपने को वो एक चीज देखनी पड़ेगी कि नंबर पता हो क्या है। ओके, अभी अब स्मिथ नंबर क्या है, स्मिथ नंबर वो नंबर है जिसके डिजिट्स का एडिशन, नॉर्मल जैसे हमने पहले किया था डिजिट्स का क्यूब करके एडिशन किया था, यहाँ पे नॉर्मल डिजिट्स का एडिशन, उसके प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, प्राइम फैक्टर्स सबको पता होगा क्या है, समझ लो 885 नंबर है तो उसको हम रिड्यूस करते हैं जब तक वो उसका जो फैक्टर्स है वो और रिड्यूस नहीं हो सकते, 3, 5 और 59 ये और रिड्यूस नहीं हो सकते, तो उनको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। अभी हमने एक्सक्लूडिंग 1 ये क्वेश्चन में ही मेंशन किया तो हम 1 को नहीं काउंट करेंगे। तो उनका जो सम है और सम ऑफ डिजिट्स पूछा है, तो 3 + 5 + 59 नहीं होगा, 3 + 5 +
5 प्लस 9 होगा। सो वो जो आता है वो इक्वल होता है। अभी एग्जांपल जैसे हमने देखा 885, अभी उसका जो प्राइम फैक्टर्स है 3, 5 एंड 9, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 9, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला उनके डिजिट्स का एडिशन जो कि आता है 22। सेकेंड है सम ऑफ इट्स डिजिट्स 8 प्लस 5 जो कि है 21। उन दोनों का जब एडिशन, दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो अगर वो इक्वल हुए तो वो स्मिथ नंबर है, पर इस केस में वो इक्वल नहीं है, इसीलिए वो एक स्मिथ नंबर नहीं है। अभी अगला एक एग्जांपल देखते हैं जो कि स्मिथ नंबर है 378। अगर 378 को हम फैक्टराइज करने जाए तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट। सो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे 2, 3, 3, 7, उनका एडिशन आता है 18, और उसके डिजिट्स का एडिशन क्या आएगा 3, 7 और 8 जो कि आता है 18। अभी ये एक स्मिथ नंबर है क्योंकि इसके एडिशन दोनों सम ऑफ इट्स डिजिट्स और सम ऑफ इट्स डिजिट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स दोनों इक्वल है। अभी ये क्वेश्चन तो समझ गया कि करना क्या है, बट इसको कोड में कैसे लेके जाए ये बहुत लोगों का डाउट होता है कि हम कैसे इसको कोड तक लेके जाए। तो सिंपल ब्रेक डाउन है, पहले सम ऑफ डिजिट्स करना है, फिर सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स करना है और दोनों को कंपेयर करना है। सम ऑफ डिजिट्स हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ शॉर्ट में। मैंने एक फंक्शन बनाया डिजी सम करके। क्यों फंक्शन बनाया, क्योंकि वो अपने को आगे भी काम आएगा यूज करने में। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर n पास किया गया है। अब इस फंक्शन में व्हाइल लूप रन होता है, जब तक n की वैल्यू ट्रू है, मतलब n की वैल्यू 1 है, तब तक n 0 हो जाने पे वो व्हाइल लूप टर्मिनेट करना है। और फिर हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस n mod 10। n mod 10 मतलब अपना रिमाइंडर था जो लास्ट सम में हमने कंपेयर किया था, इसमें क्यूब नहीं करना है, तो हमने बस रिमाइंडर उसमें ऐड किया और फिर नंबर को रिड्यूस किया। सेम प्रोसीजर 378 को 8 निकाला, 37 फिर 7 निकाला, फिर 3 निकाला और उनका एडिशन किया और उसको सम में स्टोर किया और सम को रिटर्न किया। इन शॉर्ट अपने को ये फंक्शन के एंड तक अपने को सम मिल जाएगा। ओके, अभी ये था सम ऑफ डिजिट्स फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अभी देखते हैं सेकेंड पार्ट। ये थोड़ा सा टफ पार्ट है और थोड़ा सा ध्यान देके देखना पड़ेगा। सम का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे टफ पार्ट यही है। तो 885 नंबर है अपने पास, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आता है मैंने पहले से निकाले हैं 3 इंटू 5 इंटू 1। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है 3 रेज टू 1, 5 रेज टू 1 और 59 रेज टू 1, क्योंकि जब भी हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, अगर समझो कोई भी नंबर 3 बार समझो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे रिपीट हो रहा है तो हम यूजुअली 2 क्यूब लिख देते हैं। तो अभी इस पे यहाँ पे पावर सबके 1 ही है, बट फिर भी मैंने वैसे मेंशन किया क्योंकि वो पावर अपने को कोड करते समय काम आने वाले हैं। ओके, फिर ये मेरा n है सबसे पहले जो है 885। ओके, मैंने अभी फंक्शन को देखो, ये हाँ ये अपना मेन सॉल्व फंक्शन है जो कोई भी सम में आता है। इसमें हमने n पास किया गया नंबर इटसेल्फ। ओके, फिर उसका प्राइम सम, अभी प्राइम सम करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो अपने को लास्ट में चाहिए, प्राइम फैक्टर्स के डिजिट्स का सम, उसको मैंने 0 डिक्लेयर किया है। लास्ट में अगर वो अपने को मिल जाएगा तो हम चेक कर लेंगे। फिर है टेम्पररी, फिर से मैंने टेम्पररी को स्टोर किया है, क्यों बाद में बताते हैं। ओके, फिर आता है ये मेन फॉर लूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फॉर लूप क्या कहता है, आई की वैल्यू 2 है, 1 तो एक्सक्लूड करना है। हाँ, आई लेस देन इक्वल टू n, मतलब आई पूरा n तक 885 तक रन करेगा, 2 से लेके 885 तक, और आई प्लस प्लस। ओके, फिर ये लगा फॉर लूप। फिर मैं व्हाइल लूप लगा के चेक कर रहा हूँ कि आई जो अपना है अभी 2 है, 2 885 को डिवाइड करके 0 रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं, मतलब 2 885 का परफेक्टली डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अभी इस कंडीशन में तो नहीं कर रहा है तो ये व्हाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं और आई की वैल्यू इटरेट हो जाएगी 3। अभी 3 पे जब हमने देखा तो 885 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, 3 295 885। सो ये व्हाइल लूप के अंदर जाएगा। अभी व्हाइल लूप के अंदर जाने के बाद क्या करेगा, प्राइम सम में वो आई की वैल्यू अपडेट कर देगा, 3 जो है अपना वो वैल्यू प्राइम सम में डाल देगा। इन शॉर्ट क्या कि 3 एक अपना पहला प्राइम नंबर है, सो उसको वो डाल देगा। और इसे यहाँ पे मैंने डिजी सम क्यों लिखा है,
अभी डिजिट सम क्या करता है पता है क्या, कि डिजिट का सम, अभी समझो यहाँ पे 3 है तो सिंगल डिजिट है, तो इसीलिए डिजिट सम की वैल्यू 3 ही आएगी। बट अगर 59 नंबर है जो कि अपना लास्ट केस में आता है, तो उस कंडीशन में अपने को 5 + 9 करना है, इसीलिए हमने पहले ही फंक्शन बना के रखा है उसका। तो हमने वो फंक्शन कॉल किया, प्राइम सम में वैल्यू अपडेट की, नंबर को रिड्यूस किया, फिर से व्हाइल लूप। अभी नंबर को रिड्यूस किया मतलब 885 डिवाइड बाय 3 तो हो गए, तो बचा 295, तो अभी n की वैल्यू हो गई है 295। अभी फिर से यहाँ पे जो 3 था i की वैल्यू वो 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 295 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 वैल्यू हो जाएगी। फिर वो 5 पे चेक करेगा व्हाइल के अंदर आ रहा है, फिर वो 5 को प्राइम सम में डाल देगा और 5 को रिड्यूस कर देगा, 295 को रिड्यूस कर देगा जो कि आ जाएगा 59। अभी अपनी n की वैल्यू हो गई है 59 और अपने को प्राइम सम में 3 + 5 मिल गया और प्लस 59 चाहिए, तो फिर से i की वैल्यू 6 हो जाएगी। अभी 6 जब होगी तब वो व्हाइल लूप के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि 59 एक प्राइम नंबर है, 59 किसी से डिवाइड नहीं होता, 59 इटसेल्फ से और 1 से, तो 1 तो पहले ही निकल गया। तो हम i की वैल्यू इटरेट करते जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 59, और जब 59 होगा तो ये व्हाइल लूप में जाएगा, i की वैल्यू प्राइम सम में 59 ऐड कर देगा और 59 डिवाइड बाय 59 करेगा जो कि आएगा 1। अभी n की वैल्यू 1 हो गई है, अपने पास प्राइम सम लास्ट में आ गया है तीनों का एडिशन। तो अभी जब हम देखेंगे फॉर लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि i क्या है अपना 59 और n है 1 जो कि कंडीशन फॉल्स है। तो ये आ गए अपने पास सब प्राइम नंबर। देखा हमने कैसे प्राइम नंबर्स निकाले और फिर उनको ऐड किया। तो अभी उनको ऐड करने के बाद अपने को कंपेयर करना है किससे, ये अपना प्राइम सम है और ये अपना डिजी सम ऑफ टेम्प है। टेम्प मतलब ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर का डिजी सम जो हमने पहले फंक्शन बनाया था जिस चीज के लिए वो, और अगर दोनों को कंपेयर किया, अभी ये समझ में तो सबको आया होगा, इजी है, बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि i की वैल्यू जो है वो 59 टाइम्स, अभी इस केस में 59 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, जो कि बहुत बड़ी है। अगर नंबर बहुत बड़ा होगा तो वो और ज्यादा बार एग्जीक्यूट होगा, जो कि गलत चीज है, क्योंकि बड़े बड़े प्राइम नंबर्स भी होते हैं, 5 डिजिट प्राइम नंबर्स भी होते हैं। अगर हम समझो 10 डिजिट नंबर दिया गया है और उसमें से 5 डिजिट वाला प्राइम नंबर निकला, तो वो उतने बार एग्जीक्यूट करेगा फॉर लूप, जो कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन, जो कि बहुत गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अभी उस चीज को कैसे टैकल करें, तो उसके लिए एक क्लेम है, एक प्रूफ है। ओके, हम एक ऑप्टिमाइज्ड मेथड देखेंगे। ओके, वो क्लेम क्या कहता है कि इफ एन इज अ कंपोजिट नंबर, अगर एन एक कंपोजिट नंबर है, देन देयर इज एटलीस्ट वन प्राइम डिवाइजर बिलो एन, बिलो स्क्वायर रूट ऑफ एन। ओके, अभी एग्जांपल से देखते हैं। 4 एक कंपोजिट नंबर है, 4 के प्राइम डिवाइजर्स क्या है, 2 इंटू 2। अभी कंडीशन क्या बोलती है कि एटलीस्ट एक 2 के नीचे, 4 का जो स्क्वायर रूट है 2, उसके नीचे या फिर उसके इक्वल टू एटलीस्ट एक नंबर तो होगा, एक प्राइम डिवाइजर तो होगा, जो कि इस कंडीशन में ट्रू है, जो कि इस कंडीशन में ट्रू है। फिर से और एक नंबर के लिए देखते हैं, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 6 का क्यूब क्या आता है, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग के नीचे एक ना एक प्राइम डिवाइजर होना ही चाहिए, जो कि है 2। फिर से करेक्ट कंडीशन। तो ये एक प्रूफ है जिसको हम यूज करेंगे। अभी इसको कैसे यूज करेंगे, पूरा कोड सेम रहता है। ओके, बस हम फॉर लूप कम टाइम, अभी ये नीचे वाला पार्ट देखो मत, सिर्फ फॉर लूप देखो। फॉर लूप में मैंने क्या चेंजेस किए हैं, आई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, जैसे कि कंडीशन ने बोला है, ये वाला ऊपर वाला क्लाउड देखो, आई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, पर स्क्वायर रूट ऑफ एन अप्लाई करने के लिए अपने को एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स और आई का स्क्वायर ले लिया। ओके, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन, एक ही चीज है, आप वो भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। अभी आई का स्क्वायर ले लिया वो कंडीशन चेक करने के लिए, उसके बाद वो अंदर आएगा, तो हम देखते हैं वो वैल्यू मैच करके देखते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले वैल्यू है 885, 885 डिवाइड बाय 3 करेगा तो आंसर आएगा 295। आई की वैल्यू जब 3 होगी तो वो वाइल लूप के अंदर आएगा, सेम एग्जीक्यूट होगा। अभी एन की वैल्यू हो गई है 295,
फिर वो कंडीशन क्या चेक करेगा, 4 के लिए, तो 4 स्क्वायर क्या होता है 16 लेस देन 295, कंडीशन ट्रू है, फिर से वो अंदर जाएगा, पर वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि 4 295 को डिवाइड नहीं करता। फिर 5 पे आएगा, 5 5 जा 25, 25 लेस देन इक्वल टू n, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 295, कंडीशन ट्रू है, वो वाइल लूप के अंदर जाएगा, वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा और अपने को जैसे पहले दे रहा था 59 वैसे ही n की वैल्यू 59 दे देगा। अभी क्या चीज होगी, अभी मेन चीज होगी, अभी i की वैल्यू हो गई है 6, 6 6 जा 36, 36 लेस देन 59, करेक्ट, फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया। अभी वाइल लूप देखते, पर वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि 59 तो सिर्फ 59 से डिवाइडेड है। फिर 7 तक जाएगा, 7 7 जा 49, फॉर लूप तो एग्जीक्यूट हो गया पर वाइल लूप नहीं एग्जीक्यूट हुआ। 8 8 जा 64, अभी फॉर लूप भी नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 64 इज लेस देन इक्वल टू 59, कंडीशन फॉल्स। ओके, सो अभी ये फॉर लूप के बाहर आ गया। हाँ, बचा क्या अपने पास n में 59। एक उस क्लेम के साथ एक स्टेटमेंट आता है कि जो भी नंबर तो बचता है ना, जो भी नंबर बचता है, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो फिर वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को तुम कितने भी किससे भी डिवाइड करने की टेस्ट करो वो डिवाइड होगा ही नहीं, खुद से ही डिवाइड होगा। तो इसीलिए हमने क्या लिया, एक इफ स्टेटमेंट लिया, इफ n ग्रेटर देन 1, मतलब जो भी नंबर है 59, इफ 59 इज ग्रेटर देन 1, देन वो 59 को सीधा ऐड कर दो तुम प्राइम सम में, चेक करो ही मत। और यहाँ पे उसने सीधा ऐड कर दिया प्राइम सम में, उसका डिजी सम ऐड कर दिया, तो 5 + 9, और वो रन होके परफेक्ट आ गया। वैसे या आप कोई भी कंडीशन के लिए हैंड रन करके देख सकते हो और आंसर ऐसे ही आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा कि पहले सब नंबर्स निकल जाएंगे और फिर एक प्राइम नंबर बचेगा। सो ये था सेकेंड प्रॉब्लम। किसी को कुछ डाउट है कि इस प्रॉब्लम में? कोई भी सिली डाउट, कोई भी डाउट, किसी को कुछ समझा नहीं होगा या फिर कुछ? ओके, आई गेस सबको समझा। ये एक बार मैं पूरा कोड दिखा देता हूँ कि क्या है। सबसे पहले हमने डिजी सम लिया, सेम समझा, फिर अपने सॉल्व फंक्शन लिया, और लास्ट में एक हमने चेक किया, ये देखो रिटर्न दिख रहा है, रिटर्न y इज इक्वल टू डिजी सम ऑफ टेम्प। सेम कंडीशन चेक की कि y जो वैल्यू है, अभी यहाँ पे y मतलब क्या है बताए क्या, ये जो अपना प्राइम सम है ना वो y है, वहां पे अपडेट नहीं हुआ है, पर यहाँ पे प्राइम सम जो है वो हमने y कंसीडर किया है, तो y इज इक्वल टू डिजी सम ऑफ टेम्प। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स आता है, क्योंकि फॉर लूप स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। तो वो बहुत बहुत कम किया हमने, 59 से लेके 8 टाइम्स। तो समझ रहा होगा आपको कितना बड़ा डिफरेंस है। सो ये हो गए कुछ बेसिक सम्स। अभी मैं अभी धनश्री को वेलकम करूंगा थोड़े से टफ सम समझाने के लिए, ज्यादा भी टफ नहीं है, इजी है। तो धनश्री, ओवर टू यू। So hello guys, am I audible? Yes, Dhanashri. Yes. So we will take the third problem, that is finding prime numbers up to n. So first I will like to ask you all a question. What are prime numbers? Numbers having only two factors. Yeah, prime numbers are the numbers that are divisible by 1 and itself. So how can we find the prime numbers up to n? Is there any basic approach to solve this? Okay, so let me tell you the basic approach for solving this. See, if I want to find the prime numbers up to n, what I will do, I'll check one number, I'll check if it is prime, then I'll see the second number, I'll check if it is prime. So one by one, I'll check each and every number to see whether it is prime or not.
So I will use one for loop, and inside that I will again check the condition that whether it is prime or not. So इससे क्या होगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of n square. So this complexity is very big and this is not a feasible approach. बिकॉज ये जो प्राइम नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं ये बेसिकली कुछ बड़े क्वेश्चंस में एम्बेडेड होते हैं. जैसे अभी कोड शेफ में क्वेश्चन था प्राइम गेम का जिसमें ये प्राइम नंबर्स का प्रॉब्लम एम्बेडेड था और हमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम चाहिए थी. सो वी कैन नॉट यूज दिस अप्रोच ऑलवेज. सो नाउ वी शुड थिंक ऑफ अ वेरी एफिशिएंट अप्रोच एंड आफ्टर सर्चिंग हमें एक एफिशिएंट अप्रोच मिली एंड द अप्रोच इज sieve of Eratosthenes. This name might seem difficult, but the approach is not. So let's see the approach. So let's take an example that I want to find the prime numbers up to 50. So first I will assume that all the numbers are prime numbers. मतलब अब मेरे सारे numbers from 1 to 50 सारे prime numbers हैं. Now मैं क्या करूँगी, मैं 1 check करूँगी. I'll check if 1 is prime. तो मुझे पता है कि 1 is not prime. तो मैं उसे क्रॉस आउट करूँगी. Then the next step, मैं 2 चेक करूंगी. I will see if 2 is prime. Yes, 2 is a prime number. लेकिन 2 के जो भी मल्टीपल्स है वो प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है. इसीलिए जो भी 2 के मल्टीपल्स है हम उसे क्रॉस आउट करेंगे. So the next step, हम 3 चेक करेंगे. We will see if 3 is prime. So yes, 3 is prime. लेकिन 3 के जो भी मल्टीपल्स है वो प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि वो 3 के टेबल में आते हैं. दैट मीन्स दे आर डिविजिबल बाय 3. सो उन्हें क्रॉस आउट करेंगे 3 के मल्टीपल्स को. नाउ 4 तो पहले ही क्रॉस आउट किया है. नाउ 5 चेक करेंगे इफ 5 इज प्राइम और नॉट. सो वी नो दैट 5 इज प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1. So 5 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करेंगे because they are divisible by 5. Then 6 वो तो पहले ही क्रॉस आउट हुआ है. Then we will see 7. So 7 के भी मल्टीपल्स को क्रॉस आउट कर देंगे. So इसके बाद after crossing out everything, all the remaining numbers are prime numbers. So इससे क्या होता है कि हमें हर एक नंबर को चेक नहीं करना पड़ रहा है. We are just checking the numbers up till 7. Up till our p square is less than n or n is 50. So 7 square is 49. So 49 is less than 50. So हम numbers को 7 तक ही चेक करेंगे, उसके बाद चेक नहीं करेंगे. So इससे क्या होता है, हमें 1 to 50 numbers को चेक नहीं करना है, सिर्फ 1 to 7 तक चेक करना है. So इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है and this is also very efficient. So ये थी इसे सॉल्व करने की अप्रोच. Now we will see the code. तो मैंने एक फंक्शन लिया है सेव फंक्शन. तो उसमें मैंने एक बूलियन प्राइम एरे लिया है एंड सो आई हैव यूज्ड अ memset here. So I will first tell you what memset is. जैसे C में alloc फंक्शन होता है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, वैसे एक memset फंक्शन है जो बाइट्स को सेट करता है मेमोरी में और उसका फर्स्ट पैरामीटर है डेस्टिनेशन दैट इज प्राइम. द सेकंड पैरामीटर है कि जो हमें जो वैल्यू पास करनी है और इसके सेकंड पैरामीटर है ट्रू. मतलब मैंने बूलियन एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको प्राइम कंसीडर कर दिया. एंड द थर्ड आर्गुमेंट इज साइज ऑफ प्राइम. मतलब हमें कितने बाइट्स सेट करना है वो हम इस पैरामीटर में देंगे. तो नाउ मैंने एक फॉर लूप रन किया और चेकिंग वेदर द नंबर्स आर प्राइम और नॉट. और हमें क्या करना है, जो भी प्राइम के मल्टीपल्स है उन्हें क्रॉस आउट करना है. इसका मतलब है हमें उन्हें फॉल्स करना है. तो इसीलिए हमने ये लूप यूज किया, द नेक्स्ट लूप, कि जो भी प्राइम के मल्टीपल्स होंगे हम उनको फॉल्स करेंगे. एंड आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट लूप आई हैव प्रिंटेड ऑल दिस नंबर्स. और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है O(n) log of log n, which is very efficient approach. So this was the explanation of this problem. तो किसी को अगर कुछ डाउट है तो you can ask. अगर डाउट नहीं है तो we can see the next problem. Okay, let's see the next problem. This is very interesting problem. Finding politeness of a number. So before Dhanashri, sorry to interrupt you. Yes. We had a question in the chat section.
Can you please repeat that memset function again? I Yes, think some of them didn't understand it. yes, I'll repeat. तो C में जैसे alloc फंक्शन होता है टू allocate द मेमोरी, वैसे ही एक memset फंक्शन है जो 3 पैरामीटर्स लेता है. द फर्स्ट पैरामीटर इज द डेस्टिनेशन. तो यहाँ पर हमने प्राइम लिया है डेस्टिनेशन. द नेक्स्ट पैरामीटर इज ट्रू, दैट इज द वैल्यू दैट वी हैव टू पास टू दिस. सो मैंने ट्रू पास किया, मतलब मैंने जो भी प्राइम थे एलिमेंट्स सबको मैंने ट्रू कर दिया. एंड द थर्ड पैरामीटर इज साइज ऑफ प्राइम, मतलब कितने बाइट्स मुझे सेट करने हैं उनकी वैल्यू. सो यहाँ पर लिखा है साइज ऑफ प्राइम. तो ऐसे मैंने मेमसेट यूज किया है फॉर दिस. इज इट क्लियर? Yes, Dhanashree, you can proceed now. Okay. So we will see the next problem, that is finding politeness of a number. This is very interesting one. So politeness of a number क्या होता है? We will see this with the help of example. Now see, suppose there is a number 15. हम 15 को consecutive numbers के sum में कैसे represent कर सकते हैं? That is the politeness. अब हम 15 को 3 ways से represent कर सकते हैं in terms of consecutive numbers. तो यहाँ पर है 1 to 5 का सम 15 आता है, 4 to 6 का सम 15 आता है, एंड 7 और 8 दोनों का सम 15 आता है. और ये जो नंबर्स है दे आर consecutive numbers. मतलब हम 15 को 3 ways से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका मतलब है 15 की पोलाइटनेस इज 3. So what will be the basic approach to solve this? Who will like to try? मतलब क्या अप्रोच होगी इसे सॉल्व करने के लिए? The very basic approach which strikes to your mind. Okay, so let me tell you the basic approach. जो सबसे पहले मेरे मन में आई थी, that is मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट 1 चेक करूंगी, 1 to 5 1 to नंबर्स का सम लूंगी कि अगर वो 15 आ रहा है कि नहीं, आई विल चेक. उसके बाद 4, उसके बाद मैं 2 लूंगी, 2 से मेरा सम 15 तक आ रहा है कि नहीं वो चेक करूंगी. देन आई विल सी 3, देन 4, 5. दिस इज अ वेरी बेसिक अप्रोच एंड नेव अप्रोच. लेकिन इससे क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ी होती है, विच इज नॉट एफिशिएंट. सो वी शुड थिंक ऑफ एन अल्टरनेट सोल्यूशन. तो आफ्टर थिंकिंग अ लॉट मुझे इस सीरीज में कुछ दिखाई दिया. तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है इस सीरीज में? ये जो सीरीज है इन दो नंबर्स का डिफरेंस 1 है, consecutive नंबर्स का. सो डिफरेंस इज कॉमन. सो व्हाट इन्फरेंस कैन यू मेक आउट फ्रॉम दिस सीरीज? Anyone who would like to try? ये consecutive numbers है और इनका difference 1 है consecutive numbers का. So ये कौन सी सीरीज बनती है? फिबोनाची सीरीज शायद. नहीं. Any more guesses? Okay, so let me tell you. यहाँ पर डिफरेंस सेम आ रहा है दो टर्म्स का. इसका मतलब है द डिफरेंस इज कॉमन. सो जब भी कॉमन डिफरेंस होता है वी से दैट द सीरीज इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So let's see what is AP first. So AP क्या होता है, एक नंबर्स का सीक्वेंस होता है कि जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. यहाँ पर है 1 2 3 4 5. सो यहाँ पर 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 4 - 3 is 1. तो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है. सो दिस इज एन AP. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 2 4 6 8. यहाँ पर भी consecutive numbers का जो difference है वो same है, that is 2 and it is constant.
So this is in arithmetic progression. So now हमें ये तो पता चल गया कि ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम में इसे कैसे यूज कर सकते हैं? So the approach for this is first we'll see what are the formulas of AP. So पहला है sum का formula. This is the general formula of AP for finding the sum. That is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where a is the first term, n are the total number of terms, and d is the common difference. And the second जो formula है n into n plus 1 by 2, ये जब होता है कि जब हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब हमारी a की वैल्यू 1 है और वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, मतलब d की वैल्यू 1 है, तो फिर उसका ये फॉर्मूला बनता है n into n plus 1 by 2. Now let's see how can we use this here. तो हमें 15 पता है, इसका मतलब है हमें सम पता है. तो अगर हम AP का फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके आगे हमें कितने नंबर्स ऐड करने हैं ताकि हमारा सम 15 हो. So the main task that we have to do here is to find the value of A, मतलब फर्स्ट टर्म. अगर मुझे 1 मिल गया तो मुझे एक वे मिल गया, अगर मुझे 4 मिल गया तो मुझे सेकंड वे मिल गया, अगर मुझे 7 मिल गया तो मुझे थर्ड वे मिल गया. So the main task that we have to do here is to find the value of A, that is first term. और एक कंस्ट्रेंट है कि हमें इस AP की लेंथ भी पता नहीं, यहाँ पर 5 नंबर्स है, नीचे 3 नंबर्स है. तो अगर हम फॉर लूप लगाएंगे टू इटरेट तो उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी वो भी हमें पता नहीं है. सो नाउ फर्स्ट हमें मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी इस AP की. AP की मैक्सिमम लेंथ कब हो सकती है? So I will tell you, AP की मैक्सिमम लेंथ तभी होगी जब हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, because that is the only possibility. क्योंकि अगर मेरे नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं तो this AP will not be the maximum. So अगर मेरी AP 1 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब it will have the maximum length. So we will assume that if our AP is starting from 1 till n, तो हमारी लेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी. तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे n into n plus 1 by 2 and s तो हमें पता है that is 15, so we will substitute it later. तो उसके बाद by doing some mathematical calculations हमें ये इक्वेशन मिलती है n square plus n minus 2s equal to 0. So हमें इसे सॉल्व करना है n की वैल्यू निकालने के लिए, because हमें लेंथ फाइंड करनी है, the maximum length. So after solving this equation, we get the root, and the root is square root of 2s. So इसका मतलब है हमें मैक्सिमम लेंथ तो मिल गई, मतलब अगर हम फॉर लूप लगाएंगे नंबर्स को इटरेट करने के लिए तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें लूप कहाँ खत्म करना है और कहाँ खत्म करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2s. So now the main task remaining is to find the value of A. तो हम A की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला है, तो इसमें हम इस फॉर्मूला से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें S पता है, D पता है और N की वैल्यू we will take in a loop. So this is the formula of sum जो अभी मैंने बताया, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया and after doing some mathematical manipulations हमें A मिल गया and A is 2s upon n minus n minus 1 divide by 2. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हमें A की वैल्यू मिलती है इसका मतलब है हमें एक वे मिलता है सॉल्व करने के लिए. तो अगर हमें एक वे मिलता है तो what we will do? We will increment the count. So this is the main approach for solving this. And one more constraint is that कि A जो होगा वो whole number ही चाहिए. अगर A हमारा पॉइंट में आता है तो we will not consider at A. So the algorithm for this will be we will iterate from I equal to 2 to square root of 2s. And then हम A की वैल्यू निकालेंगे हर बार, हर इटरेशन में A की वैल्यू निकालेंगे. अगर A एक होल नंबर आता है तो फिर we will increment the count. अब मैंने जैसे कहा था कि हम I equal to 2 से स्टार्ट करेंगे till square root of 2s. So why don't we start from I equal to 1? ये भी क्वेश्चन आ सकता है.
सो लेट्स सी कि अगर हम i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। तो अगर मैंने i इक्वल टू 1 यूज किया तो ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, मतलब i माइनस 1 विल बी 0। तो a की वैल्यू आएगी 15, मतलब हमारी सीरीज क्या आएगी 15। तो क्या 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। सो वी विल नॉट कंसिडर i इक्वल टू 1। तो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे ही नहीं। सो व्हाट वी विल डू नाउ, इटरेशंस। नाउ अगर i की वैल्यू हमारी 2 होती है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे i इक्वल टू 2 एंड और s हमें पता है s इज 15 और a की वैल्यू आती है 7 और a की वैल्यू 7 आ गई और ये होल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमारा काउंट हो गया 1। नाउ i की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद a की वैल्यू आएगी 4। दिस इज अ होल नंबर। सो हम इसे कंसिडर करेंगे और काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। नाउ काउंट बिकम्स 2। नाउ i इक्वल टू 4, वी विल सब्स्टिट्यूट हियर i इक्वल टू 4 और उसके बाद a की वैल्यू आती है 2.25 व्हिच इज इन डेसिमल। सो मैंने पहले बताया था कि हमें डेसिमल में नहीं चाहिए क्योंकि हमें कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स चाहिए ना। तो इफ आवर आंसर इज इन, इफ आवर फर्स्ट टर्म इज इन डेसिमल, सो हाउ कैन वी गेट द कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स? इसीलिए जो 2.25 है, दिस केस इज नॉट वैलिड, so we don't want to consider this case. Now I equal to 5 लेंगे तो क्या होगा, a I will get a as 1. This is a whole number and so we will increment our count. So हमारे पास 3 है, 7, 4 and 1. So अब हमारा काउंट हो गया 3। इसका मतलब है हमें उस नंबर की पोलाइटनेस पता चल गई and that is 3. Now let's see this code. तो यहाँ पर मैंने पोलाइटनेस के लिए एक फंक्शन लिया है, फिर इंटीजर काउंट इक्वल टू 0, सो काउंट लिया है 0। सो जैसे मैंने पहले कहा था, वी विल टेक अ फॉर लूप फ्रॉम i इक्वल टू 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2s, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ ap की स्क्वायर रूट ऑफ 2s ही हो सकती है, हमने वो फॉर्मूला से फाइंड किया था। सो हम फर्स्ट टर्म को डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे a इक्वल टू 2s अपॉन i, जो हमने पहले डिराइव किया था सम के फॉर्मूला से, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ इस स्टेप में हम डिवाइड बाय 2 नहीं कर रहे हैं, वो मैं बता दूं क्यों। क्योंकि हमें a ऑड नहीं चाहिए। अगर हमें a ऑड मिलेगा, दैट मींस वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2 एंड ऑड नंबर डिवाइड बाय 2 विल रिजल्ट इन अ फ्रैक्शन, वो डेसिमल में आएगा और हमें डेसिमल नंबर्स नहीं चाहिए। इसीलिए ये कंडीशन यूज की है कि a mod 2 is not equal to 0, then we will continue. So we are just so this is very simple. We are just using a formula here. जो हमारा सम से आया है वही हमने यहाँ यूज किया है एंड ओनली हमने कंडीशन यूज की है कि हमारा a जो है वो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अगर हमारा a ऑड है तो we will not take that iteration, we will skip it. एंड उसके बाद अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 आता है और इंटीजर होल नंबर आता है तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। सो दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है o स्क्वायर रूट ऑफ s, क्योंकि हमें पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, फॉर लूप के अंदर के जो स्टेटमेंट्स है वो कितने टाइम्स रन होते हैं, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो फॉर लूप कितने बार रन होगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2s टाइम्स। So the time complexity will be o square root of s. So किसी को इसमें कुछ डाउट है? Okay. So we will see the next problem, that is finding nth term of Fibonacci series. So before starting, फिबोनाची सीरीज क्या होता है? ये तो बहुत बार सुना होगा फिबोनाची सीरीज। सो क्या होता है फिबोनाची सीरीज? ओके, आई विल टेल। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि ऐसी सीरीज होती है जिसमें एक टर्म जो होती है दैट इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स।
मतलब यहाँ पर 1 and 1 ये पहले से ही लिया है, and then 2 is the sum of 1 plus 1. Then we have 3 जो आया है that is the sum of 1 plus 2, that is the sum of its previous two numbers. फिर 5 कैसे आया? sum of 2 and 3. मतलब फिबोनाची सीरीज सिर्फ यही होता है कि एक नंबर होता है वो पहले दो नंबर्स का सम होता है। तो अब हम इस प्रॉब्लम में क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारी फिबोनाची सीरीज 1 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमारी सीरीज 1 1 से स्टार्ट नहीं होगी, वो स्टार्ट होगी a, b से, और a, b हम इनपुट लेंगे यूजर से। तो हम इनपुट लेंगे यूजर से, the first will be a, the second will be b and the third input will be n। मतलब अगर मुझे fn टर्म फाइंड करना है, fnth टर्म, तो that I will take from the user and the number of test cases and output we want is fn। मुझे fn टर्म चाहिए as a output, तो वो हमारा आउटपुट होगा। Now let's see, अगर मैंने एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर मैंने टेस्ट केसेस ली 2, so this I have written here 2 and the input is next input is 2 3 1। मतलब a लिया है मैंने 2, b लिया है मैंने 3 and n लिया है मैंने 1। इसका मतलब है a is 2 मतलब फर्स्ट टर्म is 2, b is 3 मतलब सेकंड टर्म is 3 and we have to find fn। fn मतलब हमें फाइंड करना है सेकंड टर्म, बिकॉज वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, सो fn हमारा होगा सेकंड टर्म। तो हमें सेकंड टर्म तो पहले से पता है, सेकंड टर्म इज b, so 3, the answer is 3। now let's see the next one, 9 1 7। यहाँ पर a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 1 and n की वैल्यू है 7। तो हमें पता है a is the first term, so f0 is 9, f1 is 1 and n equal to 7। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, f7, ये टर्म हमें फाइंड करना है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि इट इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, तो f2 क्या होगा, f0 प्लस f1, दैट इज 9 प्लस 1 10। f3 क्या होगा, प्रीवियस दो का सम, दैट इज 1 प्लस 10, दैट इज 11। तो f4 क्या होगा, प्रीवियस दो का सम, दैट इज 21। ऐसे ही हम करेंगे अप टिल f7 और हमें मिलेगा आंसर 85। So this is very easy and also very important because Fibonacci के questions placements में आते हैं and if we know आते हैं तो we should not skip this। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है Fibonacci, उसमें इनपुट है a, b and n जो हम यूजर से लेने वाले थे। Now मैंने फर्स्ट टर्म t0 को लिया है a, t1 is b और एक नेक्स्ट लिया है, मतलब जो भी प्रीवियस दो का सम होगा ना वो मुझे स्टोर करना होगा, इसलिए मैंने लिया है नेक्स्ट वेरिएबल। और एक कंडीशन है, अगर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है मतलब क्या होगा, f1, और हमें पता है f1 क्या होता है, सेकंड टर्म होती है, सेकंड, और हमारी सेकंड टर्म क्या है, b। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली b को प्रिंट करेंगे। लेकिन अगर हमें एनीथिंग एल्स इज आस्क्ड अदर देन n इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज करेंगे जिससे हम इटरेट करेंगे i इक्वल टू 2 से n तक। फिर हमें पता है कि एक नंबर क्या होता है, प्रीवियस दो का सम, तो नेक्स्ट विल बी द सम ऑफ t0 प्लस t1। उसके बाद सम करने के बाद मैंने नेक्स्ट में स्टोर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, t0 और t1 को चेंज करना है, पोजीशंस चेंज करना है। तो अब जो मेरा t0 होगा वो t1 होगा और t1 जो है वो मेरा नेक्स्ट होगा। तो ये हमने फॉर लूप में कर दिया एंड उसके बाद हमें जो नेक्स्ट आएगा, मतलब t1 जो आएगा उसे प्रिंट करना है। तो हमें fn चाहिए एंड देन वी विल प्रिंट दिस t1, क्योंकि जो t1 होगा वही हमारा fn होगा। एंड देन इन द इंटीजर मेन फंक्शन हमने उसे फंक्शन को कॉल करके प्रिंट कर दिया। तो दिस इज द मेन अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम। किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क।
ओके, अगर कुछ डाउट्स नहीं है तो फिर आदित्य विल बी सॉल्विंग सम मोर प्रॉब्लम्स. ओवर टू यू आदित्य. Hello? Hello? Is my Yes, go screen ahead. visible? Okay. So, hello everyone, I am Aditya from second year IT department. और अभी तक हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए 5 वो या तो इजी था या तो मीडियम थे. तो अभी हम और 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें से ये 6th प्रॉब्लम एक इजी होगा और 7th प्रॉब्लम वो थोड़ा मीडियम हार्ड लेवल का होगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारे 6th प्रॉब्लम से जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिंग अ नंबर. सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. हम एक बार इसे पढ़ लेंगे और फिर एक बार इसको प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करके हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स a1 a2 an and you want to know whether it's possible to construct a new integer using all the digits of these numbers such that it would be divisible by 3, and you can reorder the digits as you want, and the resulting number can contain leading zeros. Okay, so ये हमारा प्रॉब्लम था. इसको हम अगर ब्रेक करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ ये हो गए कि हमें एक अरे दिया है n इंटीजर्स का और हमें फाइंड क्या करना है. बेसिकली हमें फाइंड ये करना है कि उन अरे के नंबर्स को लेकर हम ऐसा कोई नंबर बना सकते हैं क्या जो कि डिविजिबल बाय 3 हो. मतलब कैसे भी रीऑर्डर करके हम एक नया इंटीजर बनाएंगे और हमें बस चेक करना है कि ये वो डिविजिबल है या नहीं. तो ऑफ कोर्स हम मतलब इसका अप्रोच क्या होगा कि हम हर एक तो चेक नहीं कर सकते ना कॉम्बिनेशन, क्योंकि दैट वुड बी लेंथी और हमें टाइम लिमिट एक्सिट का एक एरर आ जाएगा हैकर रैंक पे अगर ऐसा किया तो, मतलब हर एक चेक किए तो कॉम्बिनेशंस. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक फैक्ट पता चाहिए जो कि है कि अगर एक नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो उसके जो सम डिजिट्स का सम रहता है वो भी डिविजिबल बाय 3 होता है. तो अगर ये आपको फैक्ट पता हो तो ये प्रॉब्लम आप बहुत इजीली कर जाओगे और टाइम लिमिट के अंदर भी हो जाएगा. तो बस यही था एक इसका सॉल्यूशन, मतलब कि अगर उसके सम का डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर हम जैसे एक कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा कि वो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा. तो वही लिखा है यहाँ कि वी जस्ट नीड टू चेक इट्स डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. तो अब एक बार हम इसका कोड देखते हैं और चेक करते हैं करेंगे पे कि ये हमारा लॉजिक सही है या नहीं. ये रहा उसका क्वेश्चन. सो नाउ ओके, सो यहाँ पे पहले से कोड है. हमने यहाँ ये हमारा एक फंक्शन है जिसमें हमने हमारा कोड लिखा है. इसमें हमने एक इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल जिसका नाम है डिजिट सम. इसमें हम सारे डिजिट्स का सम ऐड करते जाएंगे जो भी अरे में है उन नंबर्स का. सो हमने ट्रैवर्स किया अरे में एक एक करके एक डिजिट लिया ए अरे से एंड देन उसका हर एक डिजिट का सम, मतलब हर एक डिजिट ये डिजिट सम में ऐड करते गए. वो कैसे किया, जैसे हमने इसके पहले भी क्वेश्चन में किया कि ए मॉड्यूलो 10 लेके एक एक नंबर ले लेके डिजिट सम में ऐड करते गए. बस वही किया है और देन ए को 10 से डिवाइड कर दिया ताकि वो नेक्स्ट नंबर हम मॉड्यूलो में ले सके. और ऐसे कर करके हर एक डिजिट का सम ले लिया हमने डिजिट सम. एंड देन लास्ट में बस हमने ये चेक किया एक रिटर्न स्टेटमेंट देके कि डिजिट सम मॉड्यूलो 3 एल एल क्या है यहाँ, एल एल है लॉन्ग. हम इसको बस टाइप कास्ट कर रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग में ताकि हमें एरर ना आए, क्योंकि ओवरफ्लो हो सकता है. हमारे कंस्ट्रेंट्स यहाँ 10⁹ तक है तो ओवरफ्लो हो सकता है, इसलिए हमने 3ll से टाइप कास्ट कर दिया. और अगर बस यहाँ चेक किया कि इक्वल्स टू 0 है, अगर है तो हमने यस रिटर्न कर दिया, अगर नहीं है तो नो रिटर्न कर दिया. तो नाउ लेट्स जस्ट रन द कोड. यस, तो ये सैंपल टेस्ट केसेस पे चल गया. पूरा सबमिट करके देखते हैं.
तो हाँ, ये हमारे सभी टेस्ट केसेस पे सही आ रहा है आंसर, मतलब हमारा टाइम लिमिट में हो गया है। तो ये तो था बहुत सिंपल प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, जो कि है जिसका नाम है प्राइम गेम। ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है। ये अभी आया था February 21 में कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंज में। तो इसका वैसे ही करेंगे, पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेके एंड देन वी विल ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो पढ़ते हैं। शेफ एंड दिव्यम आर प्लेइंग अ गेम विद द फॉलोइंग रूल्स। ये रूल्स है। फर्स्ट, एन इंटीजर x फैक्टोरियल इज रिटर्न ऑन द बोर्ड। फैक्टोरियल तो आप सबको पता ही होगा। एंड शेफ एंड दिव्यम अल्टरनेट टर्न्स। शेफ प्लेस फर्स्ट। In each move, the current player should choose a positive integer d, which is divisible by up to y distinct primes, and does not exceed the integer currently written on the board. Note that 1 is not a prime number. ये जो भी लिखा है हम बाद में समझ लेंगे। d is then subtracted from the integer on the board, that is the integer written on the board before this move was a. So it is erased and replaced by a minus d. Okay, and then when one player writes 0 on the board, the game ends and this player wins. Okay, and we have given x and y and we have to determine the winner of the game. So यहाँ जितना भी लिखा है वो उसको अगर हम important points में break down करें तो वो रहेगा कि हमें 2 players है शेफ एंड दिव्यम, और हमें दिया हुआ है x एंड y, 2 नंबर्स दिए हुए, और x फैक्टोरियल एक बोर्ड पे लिखा हुआ है। बेसिकली x फैक्टोरियल बोर्ड पे लिखा है, और हर एक टर्न में हम जैसे जो भी बोर्ड पे नंबर लिखा है उसमें से हम एक इंटीजर d चूज करेंगे, जो कि होगा लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑन द बोर्ड, एंड जो कि जो मतलब जो d चूज करेंगे वो डिविजिबल बाय अप टू एट मैक्स y प्राइम्स। वो y क्या है? y प्राइम्स नंबर ऑफ बोर्ड, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उससे कम, जितने भी प्राइम है उससे y प्राइम से कम डिविजिबल हो बेसिकली। देन वी राइट, उसके बाद हमने जो भी नंबर d चूज किया यहाँ, उसके बाद हम उसको मिटा के जो भी पहले नंबर था वो माइनस d जो चूज किया वो हम बोर्ड पे लिख देंगे बेसिकली। तो कम हो जाएगा नंबर माइनस कर रहे तो। एंड देन उसके बाद जब भी जो भी मतलब बोर्ड पे सबसे पहले 0 लिखेगा वो जीत जाएगा। तो बस हमें वही बताना है कि सबसे पहले 0 कौन लिखेगा बोर्ड पे और वो कैसे जीतेगा। तो ये हमारा पूरा प्रॉब्लम हो गया। तो इसका अप्रोच क्या होगा? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हम कैसे करेंगे इसको टाइम फ्रेम में। तो इसके हम अप्रोच एक दो टेस्ट केसेस से देखेंगे। पहला टेस्ट केस है, x हमें 1 दिया हुआ है और y 2 दिया हुआ है। तो x का फैक्टोरियल होगा 1 फैक्टोरियल, जो कि है 1। तो यहाँ हम शेफ, क्योंकि शेफ पहले खेल रहा है, शेफ फर्स्ट टर्न है, तो शेफ पहले ही d इक्वल्स टू 1 चूज करके जीत जाएगा। क्यों यहाँ 1 क्यों चूज किया शेफ ने? क्योंकि यहाँ वो चूज कर सकता है, क्योंकि प्राइम डिवाइजर जितने भी है, जो कि 0 ही है 1 तक, वो डिविजिबल है, और 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसलिए 1 यहाँ चूज कर सकता है शेफ, और 1 माइनस 1 0 लिख के शेफ यहाँ जीत जाएगा। तो ये तो काफी सिंपल टेस्ट केस था। सेकेंड टेस्ट केस हम लेते हैं जब x 3 हो और y 1 हो। तो x 3 में सबसे पहले बोर्ड पे हम क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या है? 6। तो शेफ अब पहले जैसा शेफ ने d इक्वल्स टू 1 चूज करके 0 लिख दिया था, अब सिमिलरली वो 6 चूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 6 के 2 प्राइम डिवाइजर से 6 तक, जो कि है 2 और 3, और यहाँ क्योंकि 2 प्राइम डिवाइजर से, तो वो y से बड़े हो जाएंगे, जो कि हमारे रूल्स को वायलेट करता है। तो हम नहीं चूज कर पाएंगे 6। तो हमारे अब शेफ के पास दूसरे ऑप्शंस क्या है? शेफ बेसिकली और दूसरे ऑप्शंस उसके पास 5 है। क्या है? जो कि वो 5 चूज कर ले, 4 चूज कर ले, और सिमिलरली 1 तक कोई भी चूज कर ले। तो अगर हम ओके, सो अब हम हर एक पॉसिबिलिटी एक उसका एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या होगा अगर शेफ इन 5 में से कोई भी चूज करता है। तो अगर शेफ ने d इक्वल्स टू 1 चूज किया, तो नंबर बोर्ड पे क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1 विच इज 5। अब 5 नंबर है बोर्ड पे, और अब दिव्यम की चांस आ गई है। अब दिव्यम क्या करेगा? दिव्यम विल चूज d इक्वल्स टू 5। क्यों 5 चूज करेगा? क्योंकि वो कर सकता है। उसके प्राइम डिवाइजर 5 के प्राइम डिवाइजर्स 0 है,
जो कि लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो वो 5 बिल्कुल चूज कर सकता है और गेम जीत जाएगा। 5 - 5 0 लिख के वो गेम जीत जाएगा दिव्या। ओके, तो अगर शेफ ने डी इक्वल्स टू 2 चूज किया तो सेम, अगर डी इक्वल्स टू 2 चूज किया तो नंबर अब बोर्ड पे हो जाएगा 4। अब क्योंकि 4 है तो वो 4 फिर से दिव्यम चूज कर सकता है, क्योंकि उसके प्राइम डिवाइजर्स 1 एक ही है और जो कि है लेस देन इक्वल्स टू 1। प्राइम डिवाइजर 4 का है 2 जो कि एक ही है विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड वो फिर से 4 - 4 लिख के 0 लिख के जीत जाएगा। और सिमिलरली 3 और 4 के लिए भी वो वैसा ही करेगा। अब 5 के लिए भी देखते हैं। अगर शेफ ने 5 चूज कर लिया तो नंबर बोर्ड पे हो जाएगा 1। अब फिर से दिव्यम इक्वल्स टू 1 चूज कर सकता है हमारे फर्स्ट टेस्ट केस जैसा, क्योंकि वो सिमिलर रीजंस एज फर्स्ट टेस्ट केस, और वो फिर से जीत जाएगा 1 - 1 0 लिख के बोर्ड पे। तो हम यहाँ सब टेस्ट केसेस में देख रहे हैं कि अगर एक पैटर्न दिख रहा है हमें, अगर पहले ही अगर हम शेप जैसे चूज नहीं कर पाया एक नंबर, कि वो पहली टर्न में हमारे जो भी नंबर लिखा उसको माइनस करके 0 नहीं लिख दिया, अगर वो नहीं लिख पाया ना, तो वो कभी मतलब आगे वाली टर्न्स में वो कभी ऐसा चूज नहीं कर पाएगा कि वो लिख के 0 लिख के जीत जाए। तो यहाँ वही लिखा है कि इफ शेफ वांट्स टू विन द गेम ही नीड्स टू चूज एक्स फैक्टोरियल इन ऑर्डर टू राइट ऑन द बोर्ड। मतलब पहली टर्न में उसको एक्स फैक्टोरियल लिखना है ताकि वो 0 लिख सके। तो ऑब्वियसली हम यहाँ के अगर कंस्टेंट्स देखें x और y 10⁻6 तक है, तो अगर हम फैक्टोरियल निकालने तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि 10⁻6 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और वो हम नहीं कर सकते। तो हम x फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2 अप टू x, इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और हमें एट द एंड चाहिए क्या, हमें चाहिए कि उसके प्राइम डिवाइजर्स हमें बस काउंट करने हो कितने वहां तक। तो हम कैसे कर सकते हैं, प्राइम डिवाइजर्स तो यही होंगे ना इसके, हम 1 × 2 × जितने भी है, बस अगर हम जैसे ऐसे लिखेंगे और बस हम काउंट करते जाए कि अगर ये प्राइम है या नहीं है, तो एक काउंटर को इंक्रीमेंट करे, नहीं है तो सेम रहने दे, अगर ऐसा करे तो हम आंसर हमारा ला सकते हैं। तो हम वैसे ही करेंगे कि जैसे एक्स फैक्टोरियल के प्राइम डिवाइजर से 2 5 7, तो हम वैसे ही काउंट करके अगर लेस देन इक्वल्स टू एक्स है, अच्छा मतलब लेस देन इक्वल्स टू एक्स तक हम बस काउंट कर लेंगे एक बार। तो अगर जितना भी है मैंने बोला वो अगर समराइज करूँ तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि हम सिर्फ प्राइम डिवाइजर्स अप टू एक्स फैक्टोरियल काउंट कर लेंगे पहले ही, और अगर वो लेस देन इक्वल्स टू वाई है, अगर है तो शेफ जीत जाएगा एक्स फैक्टोरियल माइनस एक्स फैक्टोरियल 0 लिख के। अगर नहीं है तो वो आगे के टर्म्स में कभी लिख नहीं पाएगा 0 और वो हार जाएगा और दिव्यम जीत जाएगा। तो इसके कंस्टेंट्स हमने देख लिया और इसकी टाइम लिमिट है 1 सेकेंड। तो अब हम देख सकते हैं 10⁻6 × 10⁻6, ये काफी हाई कंस्टेंट्स है। 1 सेकेंड में हम O ऑफ n भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें और कुछ सोचना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन, कि O ऑफ n से भी नीचे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। तो हमें गिवन टाइम फ्रेम में इसको सॉल्व करने के लिए प्राइम नंबर अब हम एक देखेंगे कि यहाँ तो मैक्सिमम एक्स वाई की लिमिट 10⁻6 है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम पहले ही प्री कंप्यूट कर लेंगे प्राइम नंबर्स अप टू 10⁻6, और जैसे धनश्री ने इसके पहले बताया सीव एल्गोरिथम, वो हम प्राइम नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि काफी एफिशिएंट है, n × log of log n। एंड देन वी कैन ऑल्सो, फिर तो आप बोलोगे O ऑफ n में हम सिर्फ काउंट करके हो जाएगा, तो नहीं, फिर से वो O ऑफ n हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टाइम लिमिट एक्सीड एरर दे देगा। तो हम सिर्फ वो भी जो भी O ऑफ n वाला काम है वो भी हम प्री कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे, वी जस्ट नीड टू प्री कंप्यूट द काउंट, राइट। तो हम बस वही प्री कंप्यूट 10⁻6 तक कर देंगे। हेलो, am I audible? Yes, Aditya, you are audible. Disturbance से बाहर। ओके, सो हम वही करेंगे, प्री कंप्यूट कर लेंगे वो जो हमारा काउंट एक अरे रहेगा वो भी प्री कंप्यूट करके हम सिर्फ आंसर्स हमारा एक अरे में लेके वो आंसर्स बस प्रिंट कर देंगे O ऑफ 1 टाइम में। तो अब ये सब हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक बार अब कोड देखते हैं। तो ये रहा कोड शिफ्ट उसका प्रॉब्लम, इसका कोड देख लेते हैं एक बार। ओके,
ओके, सो हमने यहाँ टी टेस्ट केसेस इनपुट ले लिए और उसके बाद मैंने जैसे बोला प्री कंप्यूट करेंगे, तो हम जस्ट टेस्ट केसेस लेने के बाद एक हमारा फंक्शन बनाया जिसका नाम है सी, उसको हम चला देंगे। उसमें क्या है, प्री कंप्यूट करने के लिए उसमें हमने क्या किया, एक जैसे एक डिफाइन कर दिया वेरिएबल जो कि है मैक्स, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁶, जो कि हमारा मैक्सिमम कंस्ट्रेंट है, राइट। तो हमने सीयू में क्या किया, बेसिकली ये जो धनश्री ने बताया सीयू एल्गोरिथम वो लगा दिया सबसे पहले। आई होप आपको याद है ये वाला सीयू एल्गोरिथम लगा दिया। एंड देन अभी हमने यहाँ नया क्या कर रहे हैं कि हमें प्री कंप्यूट हमारा आंसर पहले से करना था, राइट। तो हमने एक अरे बना दिया आंसर जिसकी साइज है मैक्स, जो कि 10⁻⁶। तो हमने इसका आंसर ऑफ 0 और आंसर ऑफ 1 0 0 कर दिया, क्योंकि उसका आंसर 0 होगा, 0 का आंसर विल बी 0, 1 का आंसर विल बी 0। और हमने फॉर लूप चला दिया, कहाँ से कहाँ तक हमने चलाया, 2 से n तक। n है यहाँ 10⁻⁶, जो कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एंड y है। और अगर हम चेक करें, अगर ये प्राइम ऑफ i है, जैसे प्राइम, अगर ये नंबर प्राइम है, प्राइम क्या है, इस सीयू में हमने जो बुलियन अरे है वो प्राइम है, और सिर्फ बता रही है हमें कि अगर प्राइम है तो हम एक काउंटर वेरिएबल है यहाँ, तो उसको बस हम एक बार इंक्रीमेंट करके उस आंसर के लिए उसमें असाइन कर दे रहे, राइट। तो इससे हमें 10⁻⁶ तक हमारे सभी आंसर प्री कंप्यूट हो जाएंगे। और अब हमें करना क्या है, ये हमने चला दिया सी एल्गोरिथम, और बस अब टी टेस्ट केसेस लेने हैं और सॉल्व फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम इनपुट लेके बस सिर्फ आंसर अरे से आंसर ऑफ x हम चेक करें, अगर वो ग्रेटर देन y है तो शेफ कभी चूज नहीं कर पाएगा, और अगर लेस देन इक्वल्स टू y है तो शेफ चूज कर लेगा, और अगर ग्रेटर देन y है तो दिव्यम जीत जाएगा और यहाँ से रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं है तो शेफ ही जीत जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ वंस, इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो इसका हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्टेड आ गया, मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल टाइम फ्रेम में हो जा रहा है। सो आज का यही था पूरे प्रॉब्लम्स। तो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल संतोष टू टेक ओवर द सेशन। Thank you, Kaustubh, Dhanashri, and Aditya for conducting such a great session. मुझे तो नंबर थ्योरी के बहुत से कॉन्सेप्ट्स, कैसे नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, कैसे मतलब लॉजिक अप्लाई करना चाहिए, वो सब समझ में आ गया। हमने ये भी देखा कि हमारे लास्ट के 2 प्रॉब्लम सीपी के थे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के थे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वजह से हमें ये सब चीजें देखो बहुत इजी से हो पा रहा है। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना हमारे प्लेसमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। सो ये भी हमने यहाँ पर ये 2 एग्जांपल देख के हमें समझ में आ गया कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारा बाकी कैसे लॉजिक डेवलप हो रहा है। सो मैं फिर से एक बार कौस्तुभ, धनश्री और आदित्य को थैंक यू करना चाहता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि हमें कैसे नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना चाहिए, कैसे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे मैथमेटिक्स के स्किल्स को यूज करके उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके हमें हमारा कोड करना चाहिए, और कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से भी बहुत से हमारा लॉजिक डेवलप हो सकता है और हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही इवेंट तुम ऐसे ही कंटिन्यू रहोगे तो तुम्हारा प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में बहुत मदद होने वाली है। आगे भी हम ऐसे बहुत अच्छे सेशंस लेने वाले हैं। आज हमारा नंबर थ्योरी पे हुआ, पिछली बार हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे हुआ। अगला सेशन हम तुम्हारे लिए प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज कर उस पर वापस एक सेशन लेंगे ताकि वो भी तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाए। मैं आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा भी अगर समझा है या फिर कोई भी डाउट्स है, आप जरूर हमें बताइए। अगर आप थोड़ा समझ गए हैं तो उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करिए, इस पे प्रैक्टिस करिए ताकि आपका ये हफ्ते में आपका नंबर थ्योरी परफेक्ट हो जाए। इस तरह से आप अपने प्लेसमेंट तक प्लेसमेंट रेडी बन जाएंगे और हमारे साथ बने रहिए ताकि आप पूरी तरह से एंड में प्लेसमेंट रेडी हो जाए और आपका कॉलेज प्लेसमेंट आराम से हो जाए। सो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी को प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा मदद मिले, इसीलिए हम ये इनिशिएटिव लिए हैं और आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट तुम्हारे पास लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए। और जो भी पुणे में है वो
अच्छे से अपना ध्यान रखते, मास्क यूज करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।